तो गाइस कैसे आप सब लोग। लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि डीमन किंग गनप्यो जो होता है वो बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं और वो सीक्रेट ये है कि नादरों सी का स्वॉर्ड किंग और साथ में अजूरे सी असैसिन उन लोगों ने जहां पर तुम्हारी एसोसिएशन यानी तुम्हारे डीमन कर्ल को छोड़ दिया है। दोनों जहां पर डीमन कर्ल के खिलाफ हो गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्रैंड मास्टर जहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। हालांकि तुम सभी लोग जहां पर बुरी तरह से ऑर्थोडॉक्स म्यूरम के लोगों के हाथों से मारे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ग्रैंड मास्टर वो जहां पर आकर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, वो हमारे खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसने तुम सभी लोगों को छोड़ दिया है। ये बात सुनने के बाद मास्टर गनप्यो से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमारा ग्रैंड मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा सेक्टर लीडर इस तरह का इंसान नहीं है। तुम्हें यहाँ पर हमारे डिमोनिक पाथ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें यहाँ पर सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा अगर तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर मारने वाले हो। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि तुमने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी और तुमने कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट करवा दिया, जो कि तुम्हारी बॉडी सूट और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और वो अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो और उसके साथ ही जो होते हैं वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि मास्टर गनप्यो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहता है कि मुझे यहाँ पर अगर जान देनी है तो फिर तुम में से आधों को तो अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अपने ब्लेड को उठाते हैं और वहां पर अपने ब्लेड को तेजी के साथ घुमाना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर गनप्यो के पास जो स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती है उसका नाम थंडर बोल्ट होता है और थंडर बोल्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसके साथ साथ कुछ नई टेक्निक्स को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाकर सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो उनके ऊपर अटैक करते हैं तो काफी सारे म्यूरियम के लोग मारे जाते हैं और उनमें से जो मास्टर होते हैं वो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। वहां पर तीन मास्टर्स होते हैं अपनी तलवारों के साथ। वो तीनों मास्टरों से कहते हैं कि देखो तो जरा इस कमीने के पास अभी भी एनर्जी बची है कि इसने अपनी ऑरा की को इनहेंस कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमने लगता है, लेकिन इसी के साथ वो तीनों मास्टर्स आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर आकर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं। उन तीनों के अटैक से साथ गनप्यो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, इन कमीनों ने जहां पर मेरे अटैक को इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया। ये तीनों ही ग्रैंड मास्टर लगते हैं। तो वो तीनों मास्टर्स जो होते हैं वो तीनों ही तियानशान के बहुत ही फेमस तलवारबाज होते हैं, यानी कि वो तियानशान सेक्टर के बहुत ही पावरफुल मास्टर्स होते हैं। तो तियानशान मास्टर्स जो होते हैं वो से कहते हैं कि हाँ गनप्यो, लगता है कि तुम डीमन किंग्स में से आखिरी बचे हो, क्योंकि बाकी के 6 को तो हम लोग मार कर आ चुके हैं, बाकी के 6 मर चुके हैं और अब यहाँ पर तुम भी उनके साथ ही जाने वाले हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पर्सनली तुम्हें मारने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद गनप्यो से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग भी यहाँ पर हो, यानी कि तुम्हारे ऑर्थोडॉक्स कमीने लोग सभी लोग यहाँ पर मिलकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा राइटियस सेक्टर कितना ज्यादा करप्ट हो चुका है और तुम सभी लोग इतने घटिया और कमीने लोग हो कि हम लोगों को, जिन लोगों ने तुम्हें कभी कोई तंग भी नहीं किया, तब भी तुम लोग हमारे पर अटैक करके हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। जबकि तियानशान मास्टर से कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम सभी को तो मरना पड़ेगा। अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। और इसी के साथ ही वो तीनों अपनी तलवार को उठाते हैं और अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम इनविजिबल स्वॉर्ड नेट होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक साथ अटैक करते हैं। जबकि मास्टर गनप्यो कहते हैं कि मेरे ब्रदर्स, अगर तुम सभी लोग वाकई में मर चुके हो तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद है। मैं भी यहाँ पर इन तीनों को अपने साथ लेकर मरूंगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम्हारे कातिल तुम्हारे बाद भी यहाँ पर जिंदा रहे और मेरे मरने के बाद जिंदा रहे। तो वो भी अपनी थंडरबोल्ट टेक्निक के फाइनल फॉर्म को यूज करता है और फाइनल फॉर्म के साथ वो अपने ब्लेड को इनहेंस करता है और इसी के साथ जब उनके पास स्ट्राइक लगाने लगता है और दूसरी तरफ से वो तीनों जो होते हैं अपनी स्ट्राइक लगा रहे होते हैं, तो वहां पर जबरदस्त अटैक हो रहा था, लेकिन वहीं पर बीच में उन्हें जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है कि साइड के ऊपर से कोई बीच में आ रहा है। मास्टर गनप्यो साइड के ऊपर देखते हैं तो मास्टर गनप्यो के पेट के ऊपर अटैक होता है, कोई से पंच मारता है, साथ उसके हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है और इसी के साथ ही बाकी के तीनों मास्टर जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे उन तीनों तियानशान मास्टर्स के हाथ से भी उनके ब्लेड छूट जाते हैं, जैसे कि कोई उनके हाथ से उनके ब्लेड छीन कर ले गया हो। तो इसी के साथ उनके ब्लेड साइड के ऊपर गिरते हैं तो वो लोग जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो इसी के साथ ही फाइट वहीं पर रुक जाती है और वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं। तो हमारा जून लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बाकी में बहुत ज्यादा पैथेटिक हो, मैं कितनी देर से तुम्हारी फाइट को यहाँ पर देख रहा था, तुम सभी लोग मार्शल मास्टर हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास किए जा रहे हो। तुम्हें तो अभी तक यहाँ पर एक दूसरे के सर काट देने चाहिए थे, लेकिन तुम सभी की फाइट देखने के बाद मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे खुद आकर फाइटिंग का मजा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा भी खून खोल रहा है फाइट करने के लिए। तो तियानशान मास्टर्स वहां पर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, इसकी स्पीड इतनी कैसे हो सकती है कि इसने हमारे हाथों से हमारे वेपन्स को छीन लिया, आखिर ऐसा लड़का कहां से आया होगा, हमने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना। तो इसी के साथ ही वो लोग उससे कहते हैं कमीने कहीं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर हमारे साथ आकर प्रैंक्स क्यों कर रहे हो, दूसरे की फाइट में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो। तुम्हारा जून से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा मजा करना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहा हूँ। इसी के साथ ही हमारा जून से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या आज की म्यूरियम में ऐसा रूल नहीं होता, क्योंकि हमारी म्यूरियम में तो ऐसा रूल होता था जहां पर अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट के हाथ से उसका वेपन छीन लिया जाता था तो उसका मतलब यह है कि उस मार्शल आर्ट्स के लिए ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात है और उसे खुद अपनी जान ले लेनी चाहिए। लेकिन तुम लोग यहाँ पर कमीने मेरे सामने इस तरह से अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो। एक तियानशान मास्टर गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारे तो अभी नीचे के बाल भी नहीं हो गए और तुम यहाँ पर हमें किस तरह की बातें दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमें लेक्चर दे सकते हो
जबकि दूसरा मास्टर उसे कहता है शांत हो जा, मुझे इससे बात करने दो। और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर बताओ कि जरा तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो, क्या तुम अपना नाम बताओगे। तुम्हारा सूस की बात सुनने के बाद अब यहाँ पर उसे अपना नाम बताने वाला है, तो वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या नाम बताऊं, और इसी के साथ ही उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हीवन डिस्ट्रॉयर है। जैसे वो इसे कहता है कि मेरा नाम हीवन डिस्ट्रॉयर है, तो इसी के साथ हीवनली डीमन बोसदा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर बोसदा पसंद आया, तुमने यहाँ पर पहली बार ये नाम यूज किया, अब पूरी दुनिया को ये नाम पता चलेगा, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर मेरा दिया हुआ नाम ही यूज करोगे। जबकि इसी के साथ ही हमारा हीवनली मॉन्क जो होता है वो हमारे जू को उसने एक वर्स सिखाई होती है, यानी कि बुद्धा की एक लाइन सिखाई होती है, जिसको पढ़ने के बाद वो यहाँ पर हीवनली डीमन को कंट्रोल कर सकता है। जब वो उस वर्स को पढ़ेगा तो हीवनली डीमन जो है आगे से खामोश हो जाता है। तो जब वो वहां पर उस वर्स को पढ़ रहा होता है तो इसी के साथ उसके सामने जो मास्टर खड़ा होता है वो उसके पूरे नाम को यानी उस वर्स को भी साथ में ऐड कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा बड़ा और काफी लंबा है, ये काफी अजीब नाम है। तो हमारा जो जू होता है वो चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ हीवन डिस्ट्रॉयर है, तुम बाकी की सारी लाइन को यहाँ पर साइड से हटा दो। तब के एक टियानशन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जाकर इस लड़के से इसका नाम क्यों पूछ रहे हो और साथ ही अपने आप को इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जबकि ये लड़का भी यहाँ पर मरने वाला है। वो उसे कहता है कि तुम साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इसको मारने दो। और साथ ही वो कहता है कि लड़की अगर चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। भी तुमने यहाँ पर हीवनली डीमन कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ताल्लुक भी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से है। अगर तुम डिमोनिक कल्ट से हो तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इस गनपियो के साथी हो और तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा, तो तुम भी यहाँ पर इसके साथ ही मरने वाले। और वो अपने साथियों से कहते हैं कि सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, उसे मार डालो। वो लोग अपनी तलवारें फिर से उठाते हैं और अपनी तलवारें उठाने के बाद अब हमारे जू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हीवनली डीमन उसे कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम चुपचाप यहाँ पर बैठकर मरने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करो, मेरी डिमोनिक आर्ट्स को यूज करो। तो हमारा जू से कहता है कि हाँ मैं यूज करूंगा, अब मैं यहाँ पर कुछ कमीने लोगों के हाथ से इस तरह से मरने वाला तो नहीं हूँ। तो सबसे पहला टियानशन मास्टर जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जू बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड करते साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। और बाकी के दोनों टियानशन मास्टर अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जू कहता है कि हाँ क्यों नहीं जल्दी से आ जाओ। और इसी के साथ ही वो एक वाले के पेट में जबरदस्त पंच मारता है, जबकि वहीं पर से घूमकर दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर अभी तक मेरी पावर को आधा भी यूज नहीं कर पा रहे, यानी कि तुम उसका 10% भी यूज नहीं कर पा रहे। तो हमारा जू से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे फाइट पर फोकस करने दो। और इसी के साथ ही वहां पर जो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के लोग होते हैं वो सभी को उड़ा कर फेंक रहा होता है, वो सभी लोग उड़कर पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं। जबकि टियानशन मास्टर कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा बेवकूफ है, और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार मांगते हैं, तो उनके भी वहां पर तलवार मिल जाती है, यानी कि उन टियानशन मास्टर में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी तलवार लेता है और इसी के साथ ही वो जाकर सीधा जू के पर अटैक कर देता है। तो जब वो जू पर अटैक करता है तो जू के कुछ बाल भी वहां पर कट जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी वक्त भी तुम्हारी गर्दन भी कट सकती है। और साथ ही वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने यहाँ पर जू की गर्दन काट दी हो, और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इसको मार डाला। लेकिन असल में हमारा यंग मास्टर जू जो होता है उसने वहां पर से उन्हीं के एक साथी को पकड़कर उसके सामने कर दिया होता है, और वो स्ट्राइक उस बंदे पर लगी होती है। जू से कहता है क्या तुम्हारे सेक्टर में ये बात अलाउड है कि तुम अपने ही सेक्टर के लोगों की जान ले सकते हो, तुमने तो यहाँ पर अपने सेक्टर के बंदे को मार दिया। तो इस बात से वो बुढ़ा मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे साथी को हमारे सामने करके मेरी तलवार से मरवाने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये फाइट कहां पर खत्म होने वाली है। क्या हमारा यंग मास्टर हीवनली डीमन बन चुका है या फिर हीवनली मॉन्क बनकर इन सभी को माफ कर देगा।